अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दौरान काकड़ एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल पॉइंट। आज हमने सोचा कि चूँकि प्रॉपर्टी का कारोबार पाकिस्तान में वैसे भी डाउन है और फिर भी प्रॉपर्टी के हवाले से कुछ लोग जो है वो फिर भी ख़रीद व फ़रोख्त करते हैं और इसमें से कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जिनको प्रॉपर्टी के टैक्स के बारे में नहीं पता होता कि 24 में प्रॉपर्टी पे कौन कौन से ऐसे टैक्स है जो कि लगते हैं। इसमें कुछ ऐसे टैक्स है कि जो कि ख़रीदार पे लगते हैं, कुछ ऐसे टैक्स है जो कि जो बेच रहा होता है प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, उस पे लग रहे होते हैं। तो ये इनको पता नहीं होता। कभी कभार ऐसा होता है कि एक लेमैन होता है, वो प्रॉपर्टी के हवाले से वो एक शॉप ले रहा होता है या एक ज़मीन ले रहा होता है या एक कोई और ऐसी इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसको हम मूव नहीं कर सकते, ऐसी प्रॉपर्टी अगर वो ले रहा है या बेच रहा है तो इसके बारे में नॉलेज नहीं होती। तो वो क्या करता है कि एक मुआहदा लिख लेता है कि इस मुआहदे में ऐसा पॉइंट्स फिर लिख लेते हैं कि जो प्रॉपर्टी ले रहा है तमाम के तमाम टैक्स वो पे करता है। तो ऐसा होता नहीं। इसीलिए मैंने कोशिश की है कि मैं इस वीडियो में वो टैक्स बताऊं कि जो कि 24 के एंड में और 2025 में ये लागू रहेंगे और उसका परसेंटेज कितना होगा, इसको हम समझेंगे। और साथ में हम ये भी समझेंगे कि जो कि 4-5 किस्म के टैक्स है वो जो कि लगते हैं प्रॉपर्टी पे जब आप बेच रहे होते हैं या ले रहे होते हैं, तो इसमें से कौन से टैक्स बायर पे लगता है और कौन से टैक्स जो है वो सेलर पे, यानी कौन से टैक्स भेजने वाले पे और कौन सा टैक्स लेने वाले पे। तो वीडियो बहुत अहम है, इसको गौर से ज़रूर सुने ताकि आपको पता लगे कि जब मैं एक प्रॉपर्टी ले रहा हूँ या एक प्रॉपर्टी बेच रहा हूँ तो मैं कौन कौन से ऐसे टैक्स है कि जिनके बारे में आपको मालूमात हो, ताकि आपको कोई गलत भी ना कर सके। एक तो ये है कि आप जब रजिस्ट्री कराते हैं वहाँ पे ऐसे लोग होते हैं कि वो आपके नॉलेज का फ़ायदा उठा के कि इसको तो कुछ पता ही नहीं, इस वजह से वो आपसे टैक्स की मद में ज़्यादा कलेक्शन करता है और वो पे इतना करता है जितना एक्चुअली बनता है। तो ध्यान से इसको सुने और उसको नोट करें। टॉपिक पे जाने से पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इसी तरह की दिलचस्प और वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मेरे चैनल पे आती रहेगी, उसका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहेगा। सबसे पहले समझते हैं कि जब आप एक इमूवेबल प्रॉपर्टी बेच रहे होते हैं, पहले क्या होता था कि एक बंदे ने अगर 10 मरले, ठीक है, ज़मीन बेची है या 10 मरहले ज़मीन उसने ली है, वो क्या करता था आके जब वो अब ट्रांसफ़र करवाता था, रजिस्ट्री करवाता था, तो वो गलत बयानी करके अमाउंट कम बताता था। तो फिर क्या होता, गवर्नमेंट को पता लग जाता कि ये इस एरिया में जो है वो रेट एक्चुअली बढ़ गया है, इसने कम बताया है। तो उसी लेवल से वो क्या करता था, कम टैक्स पे करके अपने लिए पैसे बचाता था। फिर क्या किया गवर्नमेंट ने, एरिया वाइज, ठीक है, उन लोगों ने क्या किया, इस पे रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद उन लोगों ने अपने लिए, गवर्नमेंट ने अपने लिए अंदाज़ा लगाया कि इस एरिया में प्रॉपर्टी का क्या, किस हिसाब से प्रॉपर्टी जो बेची और ख़रीदी जाती है, उसी हिसाब से उन लोगों ने रेट रख दिया। इस रेट के फिर उन लोगों ने नाम दिया डीसी। डीसी जो इस वजह से दिया क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर जो है वो हाई रैंक का ऑफिसर होता है, वही कलेक्शन करता है, वो फिर गवर्नमेंट को जो है वो रेट, वो अमाउंट जो है वो ट्रांसफ़र करता है। तो डीसी रेट फिर लोगों ने क्या कर दिया, मरला वाइज या फुट जिन एरिया में ज़मीन जो है वो मरले के हिसाब से बेची और ख़रीदी जाती है वहाँ पे मरला वाइज रेट रख दिया। जिन प्रोविंस में या एरियो में जो है वो फ़ुट के हिसाब से, जैसे बलूचिस्तान में फ़ुट के हिसाब से ज़मीन जो है वो बेची भी जाती है और ली भी जाती है, वहाँ पे उन लोगों ने क्या किया, रेट रख दिया। मिसाल के तौर पर अब मैं पंजाब की अगर बात करूँ तो उन लोगों ने क्या किया, एक मरले का उन लोगों ने रेट रख दिया कि 1 लाख रुपए, ठीक है। अब आपने 10 मरले का एक प्लॉट लिया है, 10 मरले के प्लॉट आपने लिया है 1 करोड़ का। एक्चुअल में अगर हम एक्चुअली बात करें तो आपने एक 10 मरले का प्लॉट लिया है 1 करोड़ में। वो अगर एक लेमैन आता था, वो क्या करता था, वो जब रजिस्ट्री करवाता था, रजिस्ट्री करवाते वक्त वो कहता था कि मैंने 1 करोड़ रुपये की जो है वो ज़मीन ली है। तो इस हिसाब से अगर आप टैक्स लगाते तो वो टैक्स बहुत ज़्यादा बनता था, ठीक है। अगर आप डीसी रेट के हवाले से देखा जाए, जो मैंने मिसाल दी है कि अगर गवर्नमेंट ने जो है वो एक मरला 1 लाख से कम ना रखा है, तो अगर आपने 10 मरले लिया है तो इस हिसाब से तो फिर आपका सिर्फ जो है वो एक मरले में 1 लाख अगर आपका बनता है तो फिर आपका 10 लाख बनता है, ठीक है, टैक्स। इस बात को आप ज़रूर ज़हन में रखें कि आप जब भी प्रॉपर्टी ले तो आप कभी भी प्राइस वाइज ना बताएं, मैंने 1 करोड़ की ली है, मैंने 2 करोड़ की ली है, मैंने 3 करोड़ की ली है। आप सिर्फ डीसी, उस एरिया का जो डीसी रेट है उसका पता करवाएं कि डीसी रेट इस एरिया का कितना है। उसी वाइज जो है आप जाके आप डीसी वाइज जितना भी बनता है आपका कैलकुलेशन करके वो पे करें। फिर दो तरह के टैक्स होते हैं, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का। इसमें दो सेक्शन है, एक सेक्शन 236C और 236K। ये दो टैक्स ऐसे हैं कि एक टैक्स जो है, जो 236C का टैक्स है, वो जो है वो सेलर पे लगता है, जो
ज़मीन जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी बेच रहा होता है, और एक जो है 236 के वो ऐसा टैक्स है जो कि बायर पे लग रहा होता है, जो ज़मीन ले रहा होता है। अब वो भी परसेंटेज के हिसाब से 1% के हिसाब से वो टैक्स जो है बायर ले रहा होता है। तो एक्चुअल ज़मीन की प्राइस जितनी भी है एक्चुअल, उस हिसाब से आप उसकी वैल्यूएशन करके उसी हिसाब से परसेंटेज लगाए। फिर एक टैक्स लगता है स्टैम्प ड्यूटी, उसे हमको कहते हैं। उसमें भी फ़र्क होता है। अगर आपने ज़मीन जो है, प्रॉपर्टी जो है, आपने एक प्रॉपर्टी सिटी में ली है, उस पे फिर स्टैम्प ड्यूटी लगता है ओनली 1%, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर आपने प्रॉपर्टी 1 करोड़ की ली है तो 1% के हिसाब से अगर आप हिसाब लगाओ तो आपका बनता है 1 लाख रुपए टैक्स। फिर अगर आपने प्रॉपर्टी परचेज़ की है एक बी एरिया में जो कि देहाती इलाका है, वहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी जो टैक्स आपको पे करना होता है वो है 3%। इसी हिसाब से अगर आप 1 करोड़ की, हम मिसाल आगे इसको समझते हुए चले, तो 1 करोड़ के हिसाब से अगर आप देहात में आपने एक ज़मीन ली है तो 3% के हिसाब से आपका टैक्स बनता है 3 लाख रुपए, ठीक है। और फिर इस पे एक कैपिटल गेन टैक्स जो है वो भी जो है वो सेलर पे अप्लाई होता है, ठीक है। याद रखें, 2 टैक्स मैंने बताया है, एक है 236C और एक जो गेन टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, ये दोनों जो है वो सेलर को पे करने होंगे, बायर को नहीं। जो बेच रहा होगा ज़मीन, जो भी प्रॉपर्टी बेच रहा होगा, वो टैक्स जो है वो पे करेगा। कैपिटल गेन टैक्स का जो अभी जो रेट चल रहा है वो है 15%, ठीक है। ये इस वजह से सेलर पे लग रहा होता है क्योंकि वो जब प्रॉपर्टी बेच रहा होता है तो वो क्या प्रॉफिट कमा रहा होता है, उस प्रॉफिट पे ये कैपिटल गेन टैक्स जो है वो अप्लाई होता है। 15% ऑफ द प्रॉपर्टी ये सेलर को पे करना होगा। साथ में फिर कुछ 2-3 के छोटे टैक्सेस है इसमें। ट्रांसफ़र, जो आप प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करते हो, 500 रुपये वो टैक्स लगता है, और 500 रुपये जो है वो रजिस्ट्री का जो टैक्स है वो लगता है। जितनी भी टैक्स मैंने इस वीडियो में बताया, इनको गौर से आप उसको पीछे करके सुन भी सकते हैं, उसको समझे कि 236C, 236 के कैपिटल गेन टैक्स और डीसी टैक्स ये हिसाब से अप्लाई होता है, और कौन कौन से टैक्स बायर पे है अप्लाई होते हैं और कौन से टैक्स जो है वो सेलर पे अप्लाई होता है। इनको गौर से सुने। मुआयदा कभी भी ना करें कि जो ज़मीन बेच रहा होता है, जो ज़मीन ले रहा होता है, टैक्स वो पे करेगा। क्यों पे करेगा? लॉ के मुताबिक जो टैक्स जिस पे अप्लाई होता है उसको ही पे करना चाहिए। तो ये ख़ास वीडियो मैंने उन लोगों के लिए बनाई है जो रजिस्ट्री पे जो भी टैक्स लगते हैं प्रॉपर्टी के हवाले से, उनको नॉलेज नहीं होती। तो इन ख़ास जो 5-4 किस्म के जो बड़े टैक्सेस हैं उनको ज़हन में ज़रूर रखें, ताकि आप जब भी प्रॉपर्टी लें या बेचें आपको पता हो कि कौन से टैक्स मैंने पे करने हैं और कौन से टैक्स उस बंदे ने पे करनी है जिससे मैं ज़मीन ले रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जितनी भी टैक्स मैंने बताए ये इनको आप समझ गए होंगे और इसके ऊपर आप कोशिश करेंगे कि इस पे अमल भी करें। इसी तरह दिलचस्प और अहम वीडियोज़ के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।